आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट 2019 के दिसंबर के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम, केबीएस और जो अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जो कल है हम लोगों ने जो 2018 का एग्ज़ाम है उसके साइकोलॉजी के, एनवायरनमेंट के, मैथ्स पेडागोजी के और जो हिंदी पेडागोजी उसके क्वेश्चंस को हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा तो उन क्लासेस की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। जो उनकी प्लेलिस्ट है ना उनका लिंक मिल जाएगा, और जो इंडिविजुअली क्लासेस हैं उनका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वह जो आने वाले एग्जाम रहते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। जो भाषा का अर्जन है और जो उसका विकास है तो उसके लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है वह कौन सी है। जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर हम बात करें भाषा के अर्जन एवं जो उसका विकास रहता है उसके लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था को माना जाता है। देखिएगा भाषा अर्जन का मतलब क्या रहता है, भाषा जो अर्जन रहता है ना वह बच्चा अनौपचारिक जो है ना तौर पर सीखता है, उसको पता ही नहीं रहता, वह अपने परिवार में रहकर, पास पड़ोस समाज में रहकर उसका अनुकरण करके भाषा को सीख लेता है। ठीक है। और भाषा अधिगम कैसे होता है, भाषा अधिगम जो है वह औपचारिक तरीके से होता है, मतलब उसको पता रहता है और ये सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए जो है ना भाषा का अधिगम किया जाता है, याद रखिएगा। और विद्यालय में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उनके द्वारा प्रस्तावित जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो वह नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग। प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए जो जीन पियाजे हैं उनके सिद्धांत से रिलेटेड है, उन्होंने दी हैं उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका आंसर बताइएगा, अकॉर्डिंग टू जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उनके द्वारा जो प्रस्तावित नैतिक विकास है उसकी एक अवस्था कौन सी है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसकी जो अवस्था हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उनके द्वारा जो नैतिक विकास की जो अवस्था दी गई है वह सामाजिक अनुबंध की जो अभिविन्यासन अवस्था दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। एक टीचर है, ठीक है, वह कक्षा में क्या जो परिचर्चा होती है, चर्चा होती है, उसमें एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बल्कि जो लड़के उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो यह किसका उदाहरण है, जेंडर पक्षपात, जेंडर संबद्धता, जेंडर पहचान या फिर जेंडर समरूपता। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है ना वह हो जाएगा जेंडर पक्षपात। ठीक है ना। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, इसलिए किसका उदाहरण है, तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। देखिए जो बच्चे हैं उनमें जो जेंडर रूढ़िबद्धता है एवं जो जेंडर भूमिका है उसको कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है ना वह सर्वाधिक प्रभावशाली रहेगी। देखिएगा आपके ऑप्शन है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। देखिए जेंडर पृथक खेल समूह बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ना ही जेंडर पृथक बैठाने की व्यवस्था करें, क्योंकि इससे जो है ना वह जागरूक नहीं होंगे, बल्कि जो जेंडर जो रूढ़िबद्धता है ना उसको ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल भी नहीं करवाना है। हम लोगों को करना क्या है, ठीक है, हम लोगों को या जो भी टीचर है, देखिए जब आप पेडागोजी को सॉल्व करें तो अपने आप को टीचर ही समझें और इमेजिनेशन करें कि ठीक है आप जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं और उनको जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को जो है ना उसको कम करना है। तो क्या करेंगे, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं संस्कृति विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। देखिए यहाँ पर सामाजिक एवं संस्कृति, यहाँ पर आपको कोई सिद्धांत याद आ रहा होगा। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारी जो क्लासेस हैं उनको कंटिन्यूली ठीक है यहाँ पर देखा है तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए सामाजिक एवं जो संस्कृति का सिद्धांत है वह लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, और यही क्या कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिगशा पहेली को करते समय, ठीक है, एक जिगशा नाम की मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वह एक पहेली को करते हुए, ठीक, जिगशा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है। जो जिगशा पहेली है, ठीक है, उसको करते समय 5 वर्ष की नज़मा है, स्टूडेंट है, वह स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा, ठीक है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला,
जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? मतलब जो बच्ची है ना वह स्वयं से बातचीत कर रही है, तो इसको जो वाइगोत्स्की है वह क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, ठीक है, ढांचा, पाठ या फिर आत्मकेंद्रित। आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है ना वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की वार्ता को जो वाइगोत्स्की वह क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले पूछा भी जा चुका है। देखिए पहले मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं 2019 में तो पूछा जा चुका है, साथ में जो पहले और भी एग्जाम हुए उनमें भी जो क्वेश्चन है ना वह पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जो बच्चे हैं उनको सहयोग देना, ठीक है, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग भी देना, तो यह किस प्रकार का जो है ना उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, ठीक है, या फिर ढांचा या पाड़। ठीक है, देखिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखिएगा क्या है? बच्चों को सहयोग देना, संकेत देना उनकी समस्याओं को सॉल्व करने में, तो यह किसका रूप है? ये ढांचा जो है ना, ये इसके रूप में हम लोग इसको कह सकते हैं। ये जो है ना, ये किसने दिया है? ढांचा या पाड़, ये जो शब्द है यह वाइगोत्स्की ने दिया है। आप उनके सिद्धांत को कंप्लीटली देख सकते हैं। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? जो जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो उनके द्वारा जो प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसकी अवधि 7 से लेकर 11 वर्ष तक है, तो उस अवस्था को विशेषित कौन सा जो है ना ऑप्शन करता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार या संरक्षण कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल या फिर विचारों की अनुत्कीर्णीयता। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है ना वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिएगा, परिकल्पित और जो निगमनात्मक है यह तो वह किस में करता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ठीक है, इसके बाद में आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, यह पूर्व संक्रियात्मक में, और जो है ना जो इंद्रियजनित गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था उसमें भी होता है। प्रतीकात्मक खेल भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। लेकिन हम बात करें संरक्षण तथा कक्षा का समावेशन जो है ना, यह पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाएगी। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे की संरचना है? देखिए, जो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह जीन पियाजे ने दिया है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? तो आंसर है बिल्कुल स्कीमा। ठीक है, स्कीमा जो शब्द है ना, ये किसने दिया है? ये जीन पियाजे ने दिया है और संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में दिया है। हम लोग ना जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसमें कम्प्लीटली जो है ना, जो भी जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड है उनको पढ़ चुके हैं और MCQ भी लगा चुके हैं। आप उन क्लासेस को ज़रूर से देख लें, ताकि जो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप आसानी से उनको कर सकें। देखिए, जो स्कीमा रहता है ना वह क्या रहता है? संज्ञानात्मक विकास जो है ना, मतलब जो हमारा मानसिक विकास रहता है उसके अंतर्गत जो है कई सूचनाएं वगैरह रहती हैं, उनका समूह रहता है। तो इसको भी हम लोग ना एक इंडिविजुअली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो बच्चों का आकलन किया जाता है उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना? देखिए, कभी भी ना बच्चों को सिर्फ हम बात करें उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नहीं करना है, तो यह आंसर होगा नहीं। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित बिल्कुल नहीं करेंगे। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, देखिए श्रेणी भी निश्चित नहीं करेंगे। आंसर बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कि यहाँ पर संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बताइएगा बुद्धि के बारे में जो है ना कौन सा कथन सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ जन्म के समय निर्धारित हो, यह आंसर नहीं होगा। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोगों से सटीक रूप से, देखिए सटीकता की बात बिल्कुल नहीं करना है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विषय है। क्या एकाकी विषय है? बिल्कुल नहीं। बुद्धि बहुआयामी होती है, कई प्रकार की बुद्धि होती है तथा जटिल योग्यताओं का वह क्या है? एक समूह है। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही नामक एक स्टूडेंट है, वह उसके सामने कोई समस्या आती है तो वह उससे एक से अधिक समाधान खोजने की कोशिश करती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं,
रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मकता विचार, अभिसारिक विचार, अनम्य, ठीक है, विचारक, या फिर आत्मकेंद्रित विचारक। देखिए इसका जो आंसर है ना वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मक विचार के अंतर्गत जो है ना बच्चे मतलब उनको ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए, या इसका अर्थ यह होता है सृजनात्मकता का बच्चे कई दिशाओं में सोचें। तो देखिए एक समस्या के प्रति वह कई समाधानों को देख रही है ना, तो यहाँ पर सृजनात्मक विचारक यहाँ पर वह प्रदर्शन कर रही है, जो सृजनात्मक विचारक गुण है ना उसका प्रदर्शन कर रही है। आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए जो वंचित समूह हैं उनसे संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनकी सहभागिता कम है, ठीक है, कक्षा में, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्शन। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, इस स्थिति को जैसी ये स्वीकार बिल्कुल नहीं करना है। इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाएं कम क्यों करनी चाहिए? ठीक है, अपेक्षाएं वह कम क्यों करें? आंसर बिल्कुल 4 हो जाएगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करेंगे, ठीक है, और करना चाहिए, तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढेंगे। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह, ठीक है, जो वंचित समूह से जो संबंधित विद्यार्थी हैं उनकी जो सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, एक समावेशी कक्षा है उसमें एक शिक्षक को जो विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं हैं क्या उनको तैयार नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर हम कह सकते हैं आंसर नहीं होगा। कभी कभी क्यों तैयार करेगा, ठीक है, या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित भी नहीं होना, ठीक है, सक्रिय रूप से तैयार रहना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समावेशी का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना उनको किसी भी पृष्ठभूमि का हो तो उसको ना एक साथ पढ़ाना है, चाहे वह, ठीक है, मंदबुद्धि हो, विकलांग हो या प्रतिभाशाली हो, या उसका आईक्यू लेवल जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो, श्रेष्ठ बुद्धि वाला हो। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पठन वैकल्य, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? जो पठन वैफल्य बच्चों के जो प्राथमिक लक्षण है वह क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देखिए पठन वैफल्य, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ठीक है, इसका जो है ना लक्षण क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो जो है राइट टू एजुकेशन है जो कि 2009 में बना था, तो उसके द्वारा जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है वह किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर, आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर भी नहीं है। देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत पर भी जो है ना यह बिल्कुल आधारित नहीं है, यह आधारित है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए हम ना आपको जो आंसर बता रहे हैं, ये जो सीटेट के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है उनके द्वारा जो आंसर दिए जाते हैं हम लोग आपको वही बता रहे हैं। और यदि आपको ऑफिशियल आंसर की देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर ना आपको जो ऑफिशियल आंसर की वह प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कि छोटे बच्चे उनको व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए। आंसर ऑप्शन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन 2009। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, जो संरचनावादी जो ढांचे हैं उनमें जो अधिगम है वह प्राथमिक रूप से अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? अवबोधन जो प्रक्रिया उस पर केंद्रित होना चाहिए। यंत्रवत याद करना नहीं है, प्रबलन पर भी केंद्रित नहीं है, प्रबलन पर, ना ही अनुबंधन द्वारा अर्जित है। इसका आंसर है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। संरचनावादी ढांचे में जो अधिगम है वह प्राथमिक रूप से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा जो बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत हैं तो उनके संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या बच्चों के इन सिद्धांतों को देखिए अनदेखा बिल्कुल नहीं करेंगे, बच्चों को दंडित भी नहीं करेंगे, बार बार याद भी नहीं कराना। देखिए जब आप पैडागोजी सोल्व करें तो पहले उन ऑप्शंस को देखें जो आंसर नहीं हो सकते हैं, जो बचेगा वह तो आंसर हो ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, बट एक बार पढ़ लेते हैं। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। जो प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरण है उनको प्रस्तुत करेंगे और बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है ना
छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसकी विशेषता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, केवल पाठ्य पुस्तक वगैरह यंत्रवत याद भी नहीं कराएंगे, ना ही योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? सन्निहित हैं, ना कि ठीक है अलग है, ना स्वतंत्र है, ना ही संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सन्निहित है मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो संरचनावादी सिद्धांत हैं तो उनके अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा जो कथन है वह सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है क्या? या फिर अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, ना ही अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, ना अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, बल्कि अकॉर्डिंग टू संरचनावादी सिद्धांत अधिगम जो है वह अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है। आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? जो विद्यार्थी हैं उनको स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं? तो इसका देख लेते हैं। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए ऐसा नहीं है, उदाहरण जो है वह अवधारणात्मक समझ पर भी जो है ना फोकस करते हैं, तो यह आंसर होगा नहीं। यह अवधारणाओं की समझ में आभाव पैदा करता है। देखिए आभाव क्यों पैदा करेगा? यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ भी उत्पन्न नहीं करेगा। आंसर है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका होता है। उदाहरण और गैर उदाहरण जो है ना वह देना क्या एक प्रभावशाली तरीका है अवधारणाओं परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आंतरिक अभिप्रेरणा भी कम नहीं होगी, क्योंकि पुरस्कार देंगे तो आंतरिक अभिप्रेरणा ही बढ़ेगी। दंड से भी जो है ना वह भय के वजह से भी वो स्टडी वगैरह कर सकते हैं, शिक्षण कर सकते हैं। यह बच्चों को प्रदर्शन करने माफ़ कीजिएगा, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। या फिर हम बात करें यहाँ पर अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। देखिए इसका जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे देखिए क्या होगा, पुरस्कार देंगे दंड भी देंगे, तो अभी जो अधिगम है उसमें बच्चों की स्वाभाविक जो अभिरुचि है तथा जिज्ञासा वह कैसी होगी, कम भी हो सकती, क्योंकि वह सिर्फ पुरस्कार के लिए ही जो है ना उस समस्या को सॉल्व करेंगे, या फिर उन्हें दंड देंगे सिर्फ भय से बचने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो सार्थक अधिगम को कौन सी प्रथाएं बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब 2 और 3 सही है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। देखिए शारीरिक दंड देना नहीं है, ना ही तुलनात्मक मूल्यांकन करना है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना अधिगम को बढ़ावा देते हैं सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सहयोगात्मक, ठीक है, अधिगम इसको याद रखिएगा, और सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो वह अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर जो है ना वह इसको सहज कर सकते हैं, ना कि सिर्फ व्याख्यान देकर, ना प्रतियोगिता वगैरह की व्यवस्था करके, ना बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ठीक है, बल्कि अन्वेषण उनको खोज करवाएं, परिचर्चा के अवसर दें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो वह जो है ना बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित, ठीक है, विचार मंथन करवाकर जो है ना वह इन सभी के लिए क्या कर सकती, प्रोत्साहित कर सकती है, ना कि छोटे छोटे जो भौतिक पुरस्कार हैं या केवल नेगेटिव टैग वर्ड है। गलत उत्तर भी नहीं, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो जो है ना तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि एवं विकास किस अवस्था में घटित होता है? बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर है ना तो किशोरावस्था होगा, ना मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, न प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। आंसर है शेषावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है ना शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। देखिए हम जो आपको आंसर बता रहे हैं ना ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, ठीक है। अक्सर बच्चे यहाँ तक पढ़ते हैं और आंसर लगा देते हैं कि कौन सा सिद्धांत है, बल्कि यहाँ क्या पूछा गया नहीं है।
तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है। देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है, विकास जो है ना वह जीवन पर्यंत होता है, ये तो है सिद्धांत। विकास परिवर्त भी है, बिल्कुल परिवर्तित होता है, कभी धीमी गति से होता है, कभी तेज गति से होता है। विकास आनुवंशिकता में पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए हम कह सकते हैं सार्वभौमिक मतलब सभी का होता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड सेंटेंस देखिए, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह सिद्धांत नहीं है। आंसर बिल्कुल हमसे यही पूछा गया कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक लक्षण जो है ना, प्राथमिक कारण क्या है? जो लक्षण है वह नहीं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनका प्राथमिक कारण क्या है, देख लेते हैं। उनका प्राथमिक कारण क्या होगा? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, ये ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण बिल्कुल नहीं है। ना जन्मजात विशेषता, ना पर्यावरणीय प्रभाव, बल्कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण जो उनके बीच की जो जटिल परस्पर क्रिया है ना, वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो जो द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है वह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, विद्यालय एवं मीडिया जो है ना, द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। विद्यालय एवं मीडिया याद रखिएगा, परिवार, ठीक है, परिवार जो मीडिया एवं पास पड़ोस जो है ना, पास पड़ोस यह है प्राथमिक, उस द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी में नहीं आएगा, बल्कि विद्यालय एवं मीडिया इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन जो है ना हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। बाकी हम लोग इसी तरह से 2018 से लेकर 2024 तक, ठीक है, 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, उन सभी को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्लियर करने वाले हैं। बट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके कॉल के बटन पर सेट कर लें, जिससे कि जो है ना नेक्स्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक न्यू क्लास में।